नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण भाग 2 के बारे में जानकारी दे रहा हूं। पहले वाले वीडियो में मैंने पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति, अंकेक्षण करना, अंकेक्षण पत्र का अनुवर्तन करने के बारे में जानकारी दी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अंकेक्षण के दौरान पाई जाने वाली सामान्य अनियमितताओं का विवरण के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अंकेक्षण में पाई जाने वाली कुछ आपत्तियां इस प्रकार से हैं। उदाहरण के लिए जैसे मस्टोल नंबर 1 दिनांक 28/6/2023 को अवधि 29/6/23 से 15/7/23 के लिए जारी किया गया है। मस्टोल में 1 मिस्त्री 3 मजदूर लगाए गए हैं। इस मस्टोल को भरने में निम्नलिखित गलतियां पाई गई हैं। नंबर 1, मस्टोल अवधि 29/6/23 से 15/7/23 के लिए जारी किया गया है। जून मास 30 दिनों का होता है, परंतु मस्टोल में हाजिरी 31 तारीख की भी लगा दी है। इस प्रकार एक दिन की गलत हाजिरी लगाई गई है, जो अंकेक्षण की दृष्टि से गलत है। इस प्रकार 3 मजदूर व 1 मिस्त्री की एक दिन की मजदूरी 1549 रुपये वसूली योग्य बनती है। इसी प्रकार इस मस्टोल में क्रम संख्या 1 की हाजिरी 29 तारीख से, क्रम संख्या 2 की हाजिरी 31 तारीख से, क्रम संख्या 3 की हाजिरी 30 तारीख से, क्रम संख्या 4 की हाजिरी 29 तारीख से लगाई गई है। जो मजदूर व मिस्त्री पहले काम पर आता है उसकी हाजिरी पहले लगाई जानी चाहिए, और जो मजदूर व मिस्त्री बाद में काम पर आता है तो उसकी हाजिरी बाद में लगाई जानी चाहिए। क्रम संख्या 4 यदि 29 तारीख को ही काम पर आया है तो उसका नाम क्रम संख्या 2 पर होना चाहिए था, जबकि क्रम संख्या 2 क्योंकि 31 तारीख को काम पर आया है तो इसका नाम भी बाद में आना चाहिए था। आगे पीछे हाजिरी लगाकर यह प्रतीत होता है कि मस्टोल वास्तविक कार्यस्थल पर ना भरकर बाद में भरा गया है तथा उपरोक्त बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। अंकेक्षण की दृष्टि से यह गलत है। इस मस्टोल में दिनांक 4/7/2023 को क्रम संख्या 1 से 4 को छुट्टी पेड हॉलीडे दे दी गई है। छुट्टी दैनिक मजदूर को तब देय होती है यदि वह लगातार 6 दिन काम पर हाजिर होता है। क्रम संख्या 1 दिनांक 30/6/23 को गैर हाजिर था तथा उसके लगातार काम पर 6 दिन नहीं बनते हैं, जिस कारण उसे 4/7/23 को छुट्टी देय नहीं बनती है। इसी प्रकार क्रम संख्या 2 व 3 के भी लगातार काम पर 6 दिन हाजिर न होने के कारण 4/7/23 को छुट्टी नहीं बनती है, केवल क्रम संख्या 4 की छुट्टी बनती है। इस प्रकार क्रम संख्या 1, 2, 3 को 4/7/23 को मजदूरी गलत अदा की है। अंकेक्षण की दृष्टि से 1125 रुपये वसूली योग्य बनती है। उपरोक्त गलतियों के कारण 1549 रुपये प्लस 1125 रुपये कुल 2674 रुपये वसूली योग्य बनती है, क्योंकि मस्टोल पर मस्टोल किसे जारी किया गया है का वर्णन नहीं है, ना ही कार्य कराने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अतः वसूली के लिए प्रधान ग्राम पंचायत संस्था का मुखिया तथा अदायगी हेतु सक्षम अधिकारी होने के नाते जिम्मेवार होगा। साथ ही पंचायत का सचिव का भी यह कर्तव्य था कि जब मस्टोल अदायगी हेतु उनके पास आया तो उसे चेक करना चाहिए था तथा जो गलतियां हैं उन्हें काटकर शेष अदायगी पारित होनी चाहिए थी। अतः सचिव ग्राम पंचायत भी इसके लिए बराबर का जिम्मेवार होगा। मस्टोल संख्या 2 अवधि 11/7/23 से 27/7/23 के लिए दूसरे कार्य के लिए जारी किया गया है। इसमें वही मजदूर और मिस्त्री लगा दिए गए हैं जो मस्टोल संख्या 1 पर हैं, क्योंकि 11/7/23 से 13/7/23 की अवधि दोनों मस्टोलों में समान है। एक ही मजदूर व मिस्त्री को एक ही अवधि में 2-2 जगह काम करना संभव नहीं है। उपरोक्त गलती से लगता है कि मस्टोल कार्यस्थल पर ना बनाकर बाद में बनाया गया है। अंकेक्षण की दृष्टि से दिनांक 11/7/23 से 13/7/23 की मजदूरी 4643 रुपये,
कि गलत अदायगी हुई है, जिसकी वसूली प्रधान व सचिव से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि गलत अदायगी के लिए दोनों जिम्मेवार हैं। मस्टोर संख्या 2 में उक्त मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तथा मिस्त्री को 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी अदा की है, जबकि मस्टोर संख्या 1 में इन्हीं को मजदूरी 375 रुपये तथा मिस्त्री को 424 रुपये की दर से अदा की है। एक ही अवधि में अलग अलग दरों पर मजदूरी देना गलत है तथा मस्टोर संख्या 2 में मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दी गई है, जो कि अंकेक्षण की दृष्टि से गलत है। मजदूरी की दरें सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। मस्टोर संख्या 2 में ना तो कार्य कराने हेतु कमेटी का गठन किया गया है और ना ही मजदूरी जिस दर पर देनी है का भी विवरण नहीं है। मस्टोल जारी करते समय मस्टोल के पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण देना आवश्यक होता है, जैसे मस्टोल रजिस्टर संख्या, शीर्ष, कार्य का नाम, अवधि, मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या में जैसे मजदूर का वर्ग, काम पर लगाए जाने वाले मजदूरों की संख्या और दर। जैसे वेल्डर है तो वेल्डर जो है ग्राम पंचायत ने कितने काम पर लगाए हैं और उनका रेट क्या है। मिस्त्री भी इसी तरह से हैं, कितने मिस्त्री ग्राम पंचायत ने लगाए हैं और उनका रेट क्या है। मजदूर भी ग्राम पंचायत ने कितने मजदूर लगाए हैं और उनका दर भी इसमें लिखा जाना चाहिए। बिल से संबंधित उदाहरण, कुछ सामान जैसे पत्थर, रेत, बजरी आदि पंचायतों द्वारा स्थानीय लोगों से क्रय की जाती है, परंतु जब रसीद या वाउचर बनाया जाता है तो उसमें क्रय किए जाने वाले सामान का पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता है, जो दिया जाना आवश्यक होता है, जैसे सामान की मात्रा, दर, सामान निर्माण स्थल पर क्रय किया गया था, किराया अतिरिक्त दिया जा रहा है और राशि प्राप्तकर्ता का पूरा नाम व पता होना चाहिए। एक वाउचर उदाहरण के लिए है जिसमें पंचायत चौकीदार को वेतन दिया गया दिखाया है, परंतु वेतन किस मास का दिया गया है का विवरण नहीं है, जिस कारण चौकीदार को दिए गए वेतन की पुष्टि अवधि अंकित न होने के कारण नहीं की जा सकती है। अतः वाउचर पर किसी भी अदायगी को करते समय अवधि, दर आदि का पूरा विवरण दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक वाउचर उदाहरण के लिए है, इस वाउचर के अंतर्गत पंचायत ने दिनांक 28/8/23 को रेत क्रय किया है, परंतु इसका इंदिराज रोकड़वई में 20/7/23 को किया गया है। यह कैसे हो सकता है कि सामान 28/8/23 को क्रय किया जा रहा है तथा पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 7/7/23 के अंतर्गत व्यय पारित किया जा रहा है और रोकड़ में 20/7/23 को व्यय दर्ज किया जा रहा है। अंकेक्षण की दृष्टि से यह एक गंभीर अनियमितता है। अतः वाउचर बनाते समय बिल की दिनांक एवं उसे पास करने की दिनांक का रोकड़ बही में इंदिराज करते समय ध्यान रखना चाहिए। बिना बजट प्रावधान के व्यय करना, यह भी एक अनियमितता है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत ने पाठशाला भवन मुरम्मत पर 50,000 रुपये व्यय किया है, परंतु ग्राम पंचायत ने वार्षिक अनुमानित आय व्यय बजट में प्रावधान नहीं रखा है। बिना बजट प्रावधान के व्यय करना अंकेक्षण की दृष्टि से गलत है। वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करते समय ग्राम पंचायत को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्राम पंचायत ने आगामी वित्त वर्ष में कौन कौन से कार्य का निर्माण व मरम्मत करनी है और कौन कौन सा सामान जो है ग्राम पंचायत ने क्रय करना है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न करने से संबंधित अनियमितता है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत ने सभा निधि से 1 लाख रुपए का फर्नीचर क्रय किया है, परंतु नियम अनुसार सक्षम प्राधिकारी की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, क्योंकि यह देखना आवश्यक है कि क्या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के अनुसार ग्राम पंचायत व्यय करने हेतु स्वयं सक्षम है या नहीं। वित्त नियम 2002 के अनुसार ग्राम पंचायत फर्नीचर क्रय करने हेतु केवल 50,000 रुपये वार्षिक तक के व्यय करने के लिए सक्षम है, जबकि ग्राम पंचायत ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर क्रय किया है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी आवश्यक थी। अंकेक्षण की दृष्टि से बिना प्रशासकीय स्वीकृति के फर्नीचर क्रय करना गलत है।
उक्त मामले में यह स्वीकृति जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी और यदि ग्राम पंचायत 1 लाख रुपए से अधिक का फर्नीचर क्रय करना चाहती है तो प्रशासकीय स्वीकृति निदेशक पंचायती राज विभाग से प्राप्त करनी होगी। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना, इससे संबंधित एक उदाहरण देता हूं। ग्राम पंचायत ने सभा निधि से 4 लाख रुपए पाठशाला भवन के निर्माण पर व्यय किया है, परंतु तकनीकी स्वीकृति संबंधित अधिकारी से प्राप्त नहीं की है, क्योंकि यह देखना आवश्यक है कि क्या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के अनुसार ग्राम पंचायत को व्यय करने हेतु किस तकनीकी अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है। वित्तीय नियम के परिशिष्ट घ के अनुसार ग्राम पंचायत को केवल 3 लाख रुपए तक के व्यय करने के लिए तकनीकी सहायता की तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, जबकि 4 लाख रुपए व्यय किया गया है। अंकेक्षण की दृष्टि से बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्य पर व्यय करना गलत है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उक्त नियम अनुसार आगामी सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, जो कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त होगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।